नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। आज करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चंस जो कि बेस हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। इससे पहले हमने टीचिंग के क्वेश्चंस कर लिए हैं, कम्युनिकेशन के कर लिए हैं, आईसीटी के कर लिए हैं, रिसर्च के कर लिए हैं, लॉजिकल रीजनिंग के कर लिए हैं। तो बेसिकली आज 60 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे जो हम लगातार कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने कहा था कि 80 क्वेश्चंस होंगे तो हम एक कंबाइंड वीडियो आपको 80 मिनट का बना के यहाँ पे डाल देंगे, जिसमें कि एक ही वीडियो में आपके सारा प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी फ्री क्लासेस 4 बजे ही हो रही है। आज फ्री क्लास जो है वो 10 बजे की नहीं होगी क्योंकि गला खराब चल रहा है और ये वीडियो शूट करते करते भी गला लगभग बैठ ही जाता है। आज क्लास में ये हाल है, तो 10 बजे की नहीं लगा पा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि कल एक टाइम स्लॉट पे ले लूँ क्योंकि कल संडे सुबह क्लास नहीं होती है, तो 2 प्लस क्लासेस होती हैं 6 बजे और 9 बजे। तो अगर आप कॉमर्स और पेपर 1 के बैच को, नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम सितंबर तक कोर्स को ख़त्म कर लेंगे, तो SGRYT कोड है, इसके साथ हमारे कोर्सेज को अनअकैडमी के ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप भी अपना कोर्स जल्दी ख़त्म कर सकें और एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर तैयारी कर सकें दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो देर मत करिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन में आना चाहते हैं तो SGRYT कोड के साथ आ सकते हैं। पहला सवाल लेते हैं। हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि पॉज करके आंसर दीजिएगा। 10 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है इसे शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। पीपल एंड एनवायरनमेंट कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कौन से होते हैं। तो देखिए, हम ज़्यादातर ना पॉइंट सोर्स ज़्यादातर उन चीज़ों में नाम लेते हैं कि एक सरफेस वाटर में और ग्राउंड वाटर में टिपिकली जो है हमें जो हम बोलते हैं ना कि विद इन अ प्लम हमें मिला है, जहाँ पे हमें पता हो कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। और नॉन पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे हमको पता ही नहीं कि चीज़ें कहाँ से आ रही है। जब वाटर फ्लो होता है अक्रॉस दी लैंड और थ्रू दी अर्थ, और फिर उसमें नेचुरल और मैन मेड कंटेमिनेंट्स मिल जाते हैं, थोड़ा लेक में जाता है, रिवर में जाता है, वेटलैंड में जाता है, तो नॉन पॉइंट जो है पॉल्यूटेंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से उसमें आएंगे जो कि पॉइंट सोर्स जिसमें हमें पता होता है, तो पहला होगा अंडरग्राउंड कोल माइंस, उसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट्स हो गए, और उसके अलावा जो हमारा पावर प्लांट्स हैं। तो जो रन ऑफ होता है ये नॉन पॉइंट होता है, और ये रन ऑफ जो फार्म फील्ड से आ रहा है वो भी नॉन पॉइंट में आता है। तो ACE हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नॉन पॉइंट सोर्सेज में ही जितना भी वाटर फ्लो करता है ना अक्रॉस दी लैंड, और वो नेचुरल या मैन मेड कंटेमिनेंट्स को पिकअप करता हुआ चलता है, वो सारा का सारा नॉन पॉइंट में गिना जाता है। तो पॉइंट सोर्सेज में क्या आते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट्स हो गए, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, पेपर पल्प की मिल्स हो गई, क्योंकि इसमें वेस्ट आएगी, सॉइल्स आएंगे, रॉक केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब आते हैं। तो ये हमें जो है सीधा क्वेश्चन है। अगला है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था। तो 1986। इसे सुपर एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसने जो एयर के, वाटर के, जो बाकी सब उस टाइम पे छोटे छोटे एक्ट्स हुआ करते थे ना, उनको सबको सुपरसीड करके ये सिंगल एक्ट आ गया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये ध्यान रखिएगा कि ये डिसीजन जो है जब यूएन का हुआ ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था कि हमने भी फिर सोचा कि कैसे हम सेफगार्ड करेंगे हमारे जो इन्वायरमेंट को और उससे रिलेटेड कैसे स्टेप उठाएंगे। तो हमने भी ये एक्ट बनाया, और हमारी ये कोशिश थी कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जब बना रहे हैं तो इसमें सब कुछ आए, वाटर भी, एयर भी और लैंड भी। किसी के लिए भी अलग अलग जो एक्ट पहले हुआ करते थे अब वो नहीं रहेंगे, और सब कुछ जो है इसी एक्ट में शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो NAQM है प्रोग्राम, ये किसने इनिशिएट किया था। तो देखिए, यहाँ पे एक बड़ा ही सीधा साधा आंसर है CPCB, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो बेसिकली एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 से, जो 86 के एक्ट के पहले मैंने कहा था ना कि एयर और वाटर के अलग अलग हुआ करते थे। तो CPCB जो है वो ऐसी स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर वाले में ही बनी थी। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि यही रिस्पॉन्सिबल थी कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्री में, और आज भी है CPCB की बॉडी। और जो NAQM का प्रोग्राम है ना, ये लॉन्च ही CPCB के द्वारा किया गया है, ताकि ये जो एयर क्वालिटी है इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से मॉनिटर और असेस करते हैं, देखा जा सके। और एयर क्वालिटी का जो डेटा प्रोवाइड करते हैं हम, वो भी ये CPCB की बॉडी ही करती है। और इवन जो हमारा AQI है ना, जो बताता है कि भाई हमारे अराउंड सेफ कितना है एयर ब्रीथ करने के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो रिपोर्ट करते हैं AQI को मेजर करने के लिए डेंसिटी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स की, जिसमें PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये सब आते हैं। तो NAQI जो है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये भी CPCB के द्वारा ही दिया जाता है, जो 24 घंटे की एवरेज के आधार पे दिया जाता है AQI। अगला सवाल,
एक सीधा सा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है जिसमें कि क्योटो और मॉन्ट्रियल से बहुत इजीली हो जाएगा। मॉन्ट्रियल से हम ओडीएस को जोड़ देते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर को मॉन्ट्रियल से जोड़ देंगे, क्योटो को जो है ज़्यादातर आप देखेंगे एमिशन ट्रेडिंग या जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है उसके लिए देखा जाता है। तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज था ये सीधा सीधा, और बासेल की जो है वो हम जोड़ देंगे कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। एंड देन जो है रहता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसकी 72 की कन्वेंशन की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसने बात की थी एलिमिनेट करने के लिए प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्टॉकहोम की कन्वेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये 1972 वाले की नहीं हो रही, ये 2004 वाले की हो रही है। 2004 वाले में क्या कहा था कि ये डिसीजन लिया गया था कि हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो पीओपीज है ना उसको एलिमिनेट करेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में परसिस्ट करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम रोकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी इज अ रिपोर्ट जो रिलीज की जाती है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो देखो सैंड और सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट जो है वो यूएनईपी के द्वारा की जाती है, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और ये क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल है सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो इन्वायरमेंटल इश्यूज यूएन के सिस्टम के तहत उठाए जाते हैं। इसे एक बंदे ने बनाया था जिसका नाम था मॉरिस स्ट्रॉन्ग, और मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने जो है इसको स्टैब्लिश किया था, और ये इसके पहले डायरेक्टर थे यूएन की कॉन्फ्रेंस के जो कि स्टॉकहोम में हुई थी जून 1972 में। यूएनईपी का मिशन था कि हम लीडरशिप देंगे, पार्टनरशिप को एनकरेज करेंगे ताकि लोग इन्वायरमेंट में साथ आएं और हम सबको साथ लेके इंप्रूव कर पाएं क्वालिटी ऑफ लाइफ बिना फ्यूचर जनरेशन के जो फ्यूचर है उसको कॉम्प्रोमाइज किए हुए। और ये जो सैंड और सस्टेनेबिलिटी वाली जो रिपोर्ट आई थी ना, ये 8 मई 2019 को सबसे पहले आई थी। अगला सवाल कि आउटकम जो क्योटो प्रोटोकॉल का 1997 एग्रीमेंट का वो क्या निकल के आया। तो देखिए एक तो बहुत ही आसान है कि 5.2% कट एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होगा, तो ये था। उसके अलावा एक और यहाँ पे कि एग्रीमेंट कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड, जी ये नहीं है। द प्रोटोकॉल वॉज टू बी इफेक्टिव, तो यहाँ पे आपको देखना है कि प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुई 1997 से, तो ये भी गलत है क्योंकि 2005 से हुई थी और आई थी 1997 में। तो प्रोटोकॉल जो है वॉज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1999, ये हम कह सकते हैं। मैं थोड़ा आपको ना इसका पूरा तरीका समझाता हूँ कि देखो ये जो 5.2% वाला नियम है ना, वो ये था कि प्रोटोकॉल कहती थी कि एमिशन जो है वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस का कम करना होगा 41 देशों को, और इसमें यूरोपियन यूनियन अलग से लिया जाएगा, ठीक है। और ये करना होगा इन सभी देशों को 5.2% कम लाना होगा, 1990 के लेवल्स के मुकाबले 5.2% कम लाना होगा। तो ये है रूल नंबर फर्स्ट की जो है एक्सप्लेनेशन। फिर 11 सितंबर 1997 में 150 से ज़्यादा कंट्रियां आती है, क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करती है और कहती है कि हम जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग का वो कम करेंगे, इस एग्रीमेंट पे आते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे। तो इसके अंदर जो एक कंफ्यूजिंग चीज़ आपको मिल रही है ना कि भाई 99, तो देखो सिंस 1997 191 देश इसमें थे, 191 कंट्रीज थी जो जिन्होंने बैक किया, लेकिन बहुत सारे देश इसमें हटे भी, आपको पता है। तो बहुत सारी सिग्नेटरीज इसमें अलग अलग विषय पे अलग अलग टाइम पे हुई, लेकिन 16 मार्च 1998 से 15 मार्च 1999 में ये प्रोटोकॉल को फिर ओपन किया गया सेशन के लिए। और करते करते जो इसका सेकंड एनेक्सर था ना, वो तो पूरा होते होते इसके अंदर 2005 तक का समय आ गया था, लेकिन 99 में जो है ये इफेक्टिव हो गई थी और 97 में ये आई थी। तो इसका जो थर्ड सेशन था ना वो 11 दिसंबर 1997 में हुआ था, और उसके बाद ये सिग्नेचर के लिए जो है ओपन की गई, और फिर इसको 84 सिग्नेचर्स मिले थे और इसे 1999 से फिर लागू कर दिया गया था। तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूं क्योंकि इसमें ना कई कॉम्प्लेक्स डेटा हैं जो आते हैं। देखिए अगले सवाल में पूछा गया है कि अब एक ऐसा फिजिकल इवेंट बताइए जिससे कि लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी होता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, तो क्या उसे वनरेबिलिटी कहेंगे, नेचुरल हैजार्ड कहेंगे, डिजास्टर प्रिपेयरनेस या नन ऑफ द अबव। तो नेचुरल हैजार्ड कहेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक ऐसा फिजिकल इवेंट जिसमें कि जान माल की हानि हो सकती है, डैमेज हो सकता है प्रॉपर्टी को, सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन भी हो जाता है। तो नेचुरल हैजार्ड ना कई तरीके से आते हैं, उसमें जियो फिजिकल लेवल भी होगा, हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, मीटियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल लेवल पे भी होते हैं। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है अमंग द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो सेट करती है मैंडेटरी लिमिट ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस पे? तो देखो क्योटो प्रोटोकॉल है, अभी हम पढ़ के आई हैं कि कार्बन एमिशन और उसके स्टैंडर्ड्स पे जो प्रोटोकॉल लगाई जाती है वो क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा लगाई जाती है ग्रीन हाउस गैसेस पे, कि आप रिस्ट्रिक्ट और रिड्यूस करें अपने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को। ये सभी देशों को टारगेट दिए जाते हैं। दिसंबर 11, 1997
से ये जो है इसकी शुरुआत होती है और क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया जाता है तीसरे सेशन में COP3 क्योटो जापान में 1997-99 में लागू हो जाती है, 84 सिग्नेटरीज के लिए ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद आता है इसका 5 ईयर पीरियड 2008 से 2012 का, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो हमने इंक्रीज किया है बाय एन एवरेज ऑफ 5% 1992 लेवल्स को हम इसको कम लेके आएंगे, तो ये बात होती है। बाकी अगले सवाल को देखते हैं, इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है वो बेसिकली आते हैं जिससे कि लैंडस्लाइड हो सकती है। तो देखिए लैंडस्लाइड बेसिकली नॉन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से भी हो सकती है, रेनफॉल से भी होती है, जो हमने अभी पिछले कुछ टाइम में देखा है, कहीं पे बहुत ढलाने हैं, स्टीप स्लोप्स है तो वहाँ भी होती है। पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए बारिशों के टाइम, ये बातें समझाई जाती है। हाईवे खिसक जाते हैं माइनिंग और क्वेरिंग के कारण, जो पूरा जोशीमठ वाला मामला हुआ था वो माइनिंग के कारण ही तो था। तो ये सारे ही कारण रहेंगे कि मैन मेड फैक्टर्स भी होते हैं जैसे माइनिंग हो गई, नॉन इंजीनियर कंस्ट्रक्शन हो गई, और नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे रेनफॉल है, स्टीप स्लोप्स है, ड्रेनेज पुअर सिस्टम है, सिस्मिक एक्टिविटी, भूकंप जैसी कोई चीज़ हुई तो उससे भी लैंडस्लाइड्स होती है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, इसे देखा करिए, शेयर करा करिए और वीडियो को लाइक करा करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, ज़्यादा लोगों की फीड तक एक अच्छा काम पहुँच सके। इनमें से क्या मोस्ट लाइकली जो है कॉज है रीसेंट इंक्रीज का ग्रीन हाउस गैसेज में? तो देखिए क्या इंक्रीज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक बीइंग रेज, या मतलब ज़्यादा पशुपालन, या मोर जो है मटेरियल बीइंग डिस्पोज की लैंडफिल्स में ज़्यादा मटेरियल डिस्पोज हो रहा है, या फिर कंबशन फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ रहा है, या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज? तो देखिए थर्ड इसका सीधा सा आंसर है कि भाई फॉसिल फ्यूल की जो कंबशन है ना वो बहुत इंक्रीज हो रही है, और यही अभी सबसे बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लार्जेस्ट सोर्स है ग्रीन हाउस एमिशन का। फिर आती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कि उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है, जैसे मीथेन की एटमोसफेयर में बहुत बढ़ोतरी हो रही है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण। और जो ट्रांसपोर्टेशन है ना उसके कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत फैल रही हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है और फिर उसमें भी कुछ हाफ बर्निंग भी होती है, उससे और नुकसान होता है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल के लिए जो ओवरऑल हमें ये फिगर्स देखने को मिलते हैं कि फॉसिल फ्यूल के कंबशन के कारण ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। ICT, टीचिंग, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन और ये पीपल एंड एनवायरनमेंट। अब हायर एजुकेशन करेंगे, फिर DI और वो करके इसके 8 पार्ट्स को कंप्लीट करके आपको कंप्लीट पार्ट देंगे। बाकी चीज़ों को चेकआउट करिए चैनल पे, टीचिंग की सीरीज़ है, रिसर्च की सीरीज़ है, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक। सब्सक्राइब करिए चैनल को। शुक्रिया, धन्यवाद।